नमस्कार मित्रों। आज फिर आपके साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँ एक और नया टॉपिक लेकर के। और हमने दशमांश पे पहले एक दो वीडियो बनाए। पहले पहले भी बनाए थे। तो उसकी काफी लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोफेशन है, हमारा काम है, हमारी कमाई है, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीवन में कर्म करने के लिए ही आए हैं। तो ये आया भाई दशमांश को अब हम एक जनरल तरीके से देखते हैं, क्योंकि दशमांश जो है काफी डिफिकल्ट चार्ट है। तो आज से हमने ये तय किया है कि मैं दशमांश के प्रत्येक भाव को एक एक वीडियो में उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किससे क्या देखते हैं। अब देखिए, एक भाव का एनालिसिस हम पूरा पूरा नहीं कर सकते हैं। मैंने जब भी ये एनालिसिस किया है तो जो रिकॉर्ड करते हैं, या मैं भी सोचता था कि भाई जो पहली दफे बताया था आपके दूसरी तरह से बता दिया उसी भाव को। तो अब ये जो विचार आते हैं, जो एक तरीका है देखने का, वही आते हैं। तो हर दफे कोई ना कोई अलग बात हमको समझ में आती है जब हम डिस्कशन करते हैं। तो आज से मैं वो शुरू कर रहा हूं। और सबसे पहले हम दशमांश का पहला भाग, पहला हाउस भाव लेंगे। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल चार्ट जो है उसमें हम जब भी देखते हैं तो जन्म कुंडली की प्रॉमिस देखते हैं। उसके बाद हम नवांश में शाश्वत चार्ट है कि अल्टीमेटली कैसे होगा, क्या होगा, उसको देखते हैं। और फिर वर्ग विशेष पे आते हैं, जैसे दशमांश। आज एक नया मेथड हम देंगे। हमने हमारे ज्योतिष में पढ़ा हुआ है कि खर छिद्र ग्रह 8 होते हैं। उसकी एप्लीकेशन हमको क्यों दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट रेफरेंस है हमारे क्लासिक्स के। और हम उनकी एप्लीकेशन थोड़ी सी, कुछ छिद्र ग्रह की थोड़ी सी एप्लीकेशन हम आज जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हम कौन से छिद्र ग्रह को हम जानेंगे, इस्तेमाल करेंगे अपने दशमांश के या के विश्लेषण में। तो ये दो हम देखेंगे, 64वां नवांश और 22वां दृष्टिकांड। इनको खर भी बोला जाता है, खर ग्रह भी बोला जाता है। तो आपको सबको पता है ये। चलिए फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि 64वां नवांश जो होता है वो नवांश में देखते हैं और चंद्रमा से देखते हैं। तो नवांश में चंद्रमा को देखिए, और चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी, फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा से, उसको हम 64वां नवांश बोलते हैं। और वो एक खर ग्रह है। अब ये चंद्रमा से देखा जाता है जन्म कुंडली में। तो इसको हम मन, आपके मन से रिलेट कर सकते हैं। ये कष्टकारी होते हैं, तो ये मानसिक तनाव देते हैं, दे सकते हैं, ऐसा जनरल मोटा मोटी हम कह सकते हैं। दूसरा होता है 22वां दृष्टिकांड। दृष्टिकांड चार्ट में देखा जाता है और ये लगन से देखा जाता है। 64वां नवांश चंद्रमा से, और ये लगन से। क्या देखने का अच्छा तरीका है कि आप दृष्टिकांड चार्ट बना लो, और जो अष्टमेश है दृष्टिकांड का, वो 22वां दृष्टिकांड होता है, और उसका जो स्वामी है वो 22वें दृष्टिकांड का स्वामी ग्रह होता है। तो ये दोनों हमने देख लिए। अब ये क्या है कि ये कहीं भी आते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर दे देते हैं। तो 22वां दृष्टिकांड हमें देता है फिजिकल तकलीफ,
बीमारी हो जाएगी, शारीरिक कष्ट हो जाएगा, कोई इस तरह चोट वोट हो जाएगी, एक्सीडेंट लग जाएगा। तो ये 22वां दृश्य कांड। और 64वां नवांश जो होता है वो आपको मानसिक तनाव दे देता है। तो जब भी ये रिलेट हो जाते हैं, मान लीजिए प्रोफेशन का चार्ट है, वो रिलेट होते हैं, तो आपके व्यवधान आ जाता है नौकरी में, कार्य में। फिजिकल द्वेषकान होगा तो फिजिकल कारण से बीमार हो गए तो भैया व्यवधान आ गया। और अगर 64वां नवांश आया, वो आपको मानसिक तकलीफ दे देगा, मानसिक वजह से व्यवधान दे देगा, परेशानी दे देगा। अब ये कहां से, अब देखिए पहले जरा सा हम दशमांश को समझे। मैंने कहा ना ये काफी डिफिकल्ट चार्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? हम दो चीज में इसको बांटते हैं। पहला तो है कि हमारे समस्त कर्म, जो D10 है, ये हमारे समस्त टोटल कर्मों को दर्शाता है। माँ बाप की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, बच्चों को देखना, अपने प्रार्थना करना, पूजा करना, व्यवसाय करना, किसी पड़ोसी की मदद करना, ये सब व्यवसाय, ये आपके कार्य है, कर्म है। और वो लगन से देखे जाते हैं, केंद्रित होते हैं, सारे वहीं से होते हैं, अलग अलग भाव के। और इसी तरह से जब हम अपनी जीविका पे आते हैं, कमाई पर आते हैं, अपनी नौकरी पे आते हैं, जिससे हम जीविका चलाते हैं, अर्निंग्स, जो नंबर 1 की अर्निंग होती है, अच्छी अर्निंग, वो दशम भाव से देखी जाती है। अब यहां कंफ्यूजन आ जाता है कि समस्त कर्म का जो अच्छा भाव है, मान लीजिए पंचम भाव है दशमांश का, उस समस्त कर्म का पंचम है, तो शुभ भाव कहलाएगा, योग कारक कहलाएगा। परंतु वो दशम भाव से अष्टम है, रुकावट वाला है, तकलीफ देने वाला है। तो हम कहते हैं यार मेरी तो पंचम भाव की दशा चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रहा था, अभी योग में है, और मेरी तो नौकरी छूट गई। तो ये सब कंफ्यूजन आता है। अब जैसे अष्टम भाव ले लो, लगन से, अष्टम भाव है समस्त कर्मों की ऑब्स्टेकल, उसका भाव है। परंतु वो दशम भाव से 11वां भाव है, वहां कोई ग्रह बैठा है, वो व्यवसाय में आपको अच्छा स्टेप दिला देगा, तरक्की दिला देगा, कोई नया वेंचर दिला देगा। परंतु लगन से अष्टम में है तो वो आपको परेशानी में डाल देगा। कई दफे क्या होता है कि नौकरी छूट गई और आप दौड़ते भागते फिर रहे हो कि भैया मेरी तो नौकरी छूट गई, 8वां ग्रह, 8वें भाव में ग्रह बैठा हुआ था। मत घबराओ, उसके बाद अच्छी मिलेगी अगर ऐसी सिचुएशन है। तो इसलिए मैं कहता हूं इस चार्ट को बहुत ही शांति से, समझदारी से देखना पड़ता है। अब हम बात कर रहे थे 22वें देश काल और 64वें नवांश का। हमने देख लिया एक मानसिक है, एक फिजिकल शारीरिक है। तो ये लगन से, लग्नेश से या दशम दशमेश से अगर संबंध बनाए तो वहां पर वो थोड़ी तकलीफ देते हैं, मेहनत देते हैं। अब मान लो 22वें देशकाल ने आपको लगन से संबंध बना दिया, तो वो क्या करेंगे, आपको फिजिकल वर्क, पूरे कर्म में जो आप कर रहे हैं उसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा होंगी। 22वें देशकाल ने दशम भाव से करवा दिया D10 के, तो वो दशम भाव के मतलब आपके जीविका में फिजिकल एफर्ट ज्यादा हो। और इसी प्रकार से अगर 64वां नवांश कर दिया लगन से दशमांश की, तो आपके ओवरऑल कर्म में आप बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करोगे, मन का प्रयोग करोगे, और शारीरिक बल या शारीरिक शक्ति का प्रयोग कम करोगे। इसी तरह से आप अगर दशम भाव देखें, दशम भाव में अगर आपका 64th नवांश आ रहा है, वो ऑब्स्टेकल भी देगा, फिजिकल
मेंटल, परंतु आपके काम में आप मन का, बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये अमीरों के चार्ट में मिल जाता है, क्योंकि जो फिजिकल लेबर करता है, कुली का काम करता है, ये करता है, वो कभी ज्यादा रिच नहीं हो सकता। जो मन बुद्धि से काम कर रहा है उसको परेशानी भी ज्यादा बड़ी आती है, मेंटल परेशानी, और उससे वो लाभ भी ज्यादा लेता है। तो ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल है। अब पहला स्टेप है देखने का। अब बहुत से कहते हैं भाई गोल गोल घुमा रहे हो तुम, समझ में कुछ आता नहीं है। तो भाई समझोगे जभी तो आएगा ना। आप मत घूमो गोल गोल, आप सीधी लाइन पे चलो, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ चार्ट ले रहा हूं और इसका हम D1, D9 और D10 तीनों पे उसका प्रभाव देखेंगे। ठीक है जी। तो मैं अभी आपसे चार्ट शेयर करता हूं। हाँ, ये चार्ट हमने एक लिया है। ये D1 है। ठीक है, अब इससे पहले आप देखें, मैं आपको बता देता हूं कि इस कुंडली में जो 64वां नवांश है वो सूर्य है और 22वां दृष्टांत बुध है। ठीक है जी। अभी हम जन्म कुंडली में देखते हैं। सूर्य, सूर्य तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, 64वां नवांश है। तो यहां से लगन से, और ये दशम भाव से, दशम भावेश के साथ हैं। ठीक है जी। तो ये कोशिश करते हैं कि मैं अपना काम बुद्धि से ही करता रहूं, फिजिकल कम करूं, क्योंकि जो दशमेश है वो करता है, कार्य करने वाले हैं। और भाव, दशम भाव पर बुध की दृष्टि है, जो 22वां दृष्टि है। तो अब क्या है कि फिजिकल जो हम कर रहे हैं उसमें फिजिकल आता है, परंतु मैं अपने दशमेश को, अपने कार्येश को बुद्धि से चलाना चाहता हूं। ठीक है जी। अब वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आगे जाके देखेंगे। अब इसमें आप, चलिए मैं वो भी बता दूं आपको कि नवांश इसका देख लीजिए। नवांश में आप देखोगे कि चंद्रमा उच्च राशि में विराजमान है। तो चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी सूर्य है, और इसलिए सूर्य 64वें नवांश का स्वामी हो गया। ठीक है, अब नवांश में देख लो। नवांश में हमारे दशम भाव को क्या हो रहा है? दशम भाव के भावेश जो हैं वो खुद मरकरी है, जो कि फिजिकल वर्क कराएंगे, कार्येश है। और बृहस्पति लग्नेश है। तो ओवरऑल जो बाकी का कार्य है उसमें मैं बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं, परंतु जो जीविका का कार्य है उसमें मेरे को थोड़ा फिजिकल काम करना पड़ता है। उसमें बुद्धि भी आस्पेक्ट कर रही है। ये अल्टीमेटली है, शाश्वत है कि ये मेरा ट्रेंड रहेगा। शुरू में शायद ना करूं, पर अल्टीमेटली मेरे को ये मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत पर मैं बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं मेनली हमारा अब D10। ये D10 आ गया भाई। अब यहां देखिए, यहां पर बुद्धि ही, सॉरी, 22वां दृष्टांत ही लग्नेश है और दशमेश है। तो ये पूरी तरह से कंफर्म कर रहा है भाई साहब, आपको फिजिकल वाला काम करना पड़ेगा। आप बुद्धि वाला काम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य लगन में बैठे हुए हैं,
जो 64वें नवांश के स्वामी। तो बाकी जो और काम है जीविका को छोड़ के, अब सूर्य जो है दृष्ट नहीं कर रहे, ना दशम भाव को और ना 22वें द्वेष का। तो बुद्धि का प्रयोग आप सोचते हैं बाकी सब कर्मों में मैं करूंगा, करता हूं, परंतु जीविका में मैं बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो अब यहां से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। परंतु दशमांश में आप देखोगे 9th और 10th का आपको म्यूचुअल दृष्टि लग रही है, ये योग बना रहा है। तो अब हमने जो लगन को एनालाइज किया कि भाई लगन पे लॉर्ड जो है वो 22वें देशकान का है और 64वें नवांश का सूर्य वहां पर विराजमान है। कर्ता जो है वो फिजिकल है, भाव क्या है, मेंटल है, 64वां नवांश। तो ये व्यक्ति सोचता है कि मैं दशमांश में अपने समस्त कर्मों में मैं बुद्धि का प्रयोग करके काम कर लूंगा, परंतु वो होता नहीं है, क्योंकि जीविका में नहीं चलता है। बाकी जगह तुम किसी को भी कर लो, किसी को भी आप सिर्फ बुद्धि से अपना काम निकाल सकते हैं, परंतु जीविका में नहीं निकाल सकते दशम भाव। इसीलिए कहता हूं ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। अब दूसरा चार्ट देखते हैं भाई। ये जाना पहचाना चार्ट है। अब इनके जो 64वां नवांश है वो बुध है। चलिए मैं दिखाई देता हूं आपको, इनका नवांश देख लो। नवांश में चंद्रमा मीन राशि में है, मीन से चौथा जो है वो बुध हो गया, तो बुध 64वां नवांश है। ठीक है जी। अब इसका, अब हम लगन पहले एनालाइज कर रहे हैं बर्थ चार्ट। बुध का रिलेशन 64वें नवांश का ना लगन से है ना 10th हाउस से। यहाँ 10th हाउस को हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो यहां से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर ठीक है, इस पर कोई दृष्टि भी नहीं है। तकलीफ कहां हो रही है कि 64वें नवांश पे कर्तरी है। तो जन्म लगन हमें कह रही है कि आपका जो 64वां नवांश है बुद्धि है, वो औरों के संगत में औरों से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। गनीमत की बात क्या है कि सिर्फ सूर्य ही उसकी तरफ, बुध की तरफ आ रहा है 64वें नवांश की तरफ। तो इसलिए बुध लग्नेश है, मैं ही अपनी बुद्धि को कंट्रोल करता हूं, बाकी की नहीं सुनता। ठीक। अब इसके बाद नवांश देख लिया हमने इनका कि अल्टीमेटली क्या होगा। यहां पर जो बुध है वो नवम भाव में है और 22वें दृष्टांत से दृष्ट है जुपिटर से। तो इन दोनों का तालमेल है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये। और जो 22वां दृष्टांत है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है मंगल से। अल्टीमेटली फिजिकल मेहनत भी काफी करनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं D10 पे। इनका अब D10 देख लो भाई। मार्क करा हमने, क्या ये बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं? बुध लगन से कोई संबंध नहीं है। जुपिटर जो फिजिकल का है और ये अपनी नीच राशि में है, परंतु चतुर्थ और छठे का आस्पेक्ट है। प्रोफेशन में एक्सीडेंट्स होंगे, 4 और 6 का कनेक्शन आपको एक्सीडेंट दिलाता है। अच्छा, अब लॉर्ड है इनके यहां पर
दशमेश है चंद्रमा। चंद्रमा पर भी इनका कोई इफेक्ट नहीं है। लग्नेश है शुक्र। शुक्र पर भी इनका इफेक्ट नहीं है। तो ये खर प्लैनेट से जुदा हैं, अलग हैं। तो ऑब्स्टेकल्स, कोई लंबी ऑब्स्टेकल्स नहीं आती, ना मेंटल ना फिजिकल। बहुत लंबी ऑब्स्टेकल नहीं आती है। तो हम इस चार्ट को कह सकते हैं कि आराम से इनका प्रोफेशन चलता रहेगा। कर्म जो है अपनी मर्जी से करते हैं और आगे चलते रहेंगे। तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट चार्ट हो जाता है। एक चार्ट और ले लेते हैं, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ दिखेगी। अब यहां देखो, इनके 64वां नवांश है मरकरी, यही है सेम, और जुपिटर इनके 22वें देश का है। जन्म कुंडली में ये दोनों एक साथ विराजमान है नवम भाव में। तो भाग्य में ऑब्स्टेकल डालते हैं, ये जन्म कुंडली ने बोल दिया है कि इनके भाग्य में ऑब्स्टेकल है। अब इनका हम देख लेते हैं नवांश। नवांश में अल्टीमेटली क्या होने वाला है भाई? यहां पर भी आप देखो मरकरी लगन में है और बृहस्पति छठे भाव में है। छठे भाव से बृहस्पति प्रोफेशन को आस्पेक्ट कर रहे हैं, दशम भाव। तो क्या बृहस्पति ने क्या कहा? मैं तुम्हारे प्रोफेशन में, जीविका में मेंटल टेंशन लाऊंगा और फिजिकल टेंशन लाऊंगा। मेंटल इतनी नहीं लाऊंगा, फिजिकल ज्यादा लाऊंगा। ओवरऑल प्रोफेशन में फिजिकली तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि जुपिटर लग्नेश के साथ। तो हम लगन को देख रहे थे। अब लगन में जो मरकरी बैठे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमान हो। अब समझते हो या हो, अपने कर्म में आप सोचते हो कि मैं बुद्धि का प्रयोग करके मैं अपना काम कर लूंगा, परंतु काम में, प्रोफेशन में आपको मेहनत करनी पड़ती है। बहुत छोटा सा हिंट है ये। 24वां दृष्टांत और 24वां 22वां दृष्टांत और 64वां नवांश। ठीक है जी। तो इनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई। मिनिस्टर थे और इनको रिजाइन करना पड़ा। किस दशा में? बृहस्पति में शुक्र, दोनों खर प्लेनेट। अब यहां दशमांश में देख लो, शुक्र थर्ड लॉर्ड होकर के 8वें में विराजमान है। लगन लॉर्ड सूर्य, वो आपके छठे में विराजमान। खैर, तो हमने ये देखा कि जन्म और दशमांश में जन्म लगन और दशम, इनके साथ अगर खर का संबंध आ जाता है तो वो आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम दे सकता है। लगन के साथ ओवरऑल प्रोफेशन में आपकी छवि खराब होती है, और दशम के साथ आपको आपके जीविका में प्रॉब्लम देता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका ओवरऑल प्रोफेशन लगन से बुरे योग दिए हुए हैं, तो वो कहाँ निकलेंगे? आपके कर्म में ही निकलेंगे, कहीं ना कहीं जीविका में निकलेंगे। तो ये ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अब यह देखो, दशम भाव से हम लेकर के चले थे शुक्र तृतीयेश, ये दशम भाव से छठा भाव है, और दशम भाव से जो पंचम भाव है वो आपका 8वां भाव है। तो 6 और 8 की दशा हो गई है दशमांश से, और इसी में इनको रिजाइन करना पड़ा। और राहु भी यहां पर बैठे हुए हैं।
तो इस तरह से भाई ये लगन से ही स्टार्ट करके पहला नियम हमने दिया है 22वां द्वेषकांड और 64वां दवाज। और जो लगन है ये आपके जीविका की हैप्पीनेस है, खुशी है जो आप कमा रहे हो। इसमें सिर्फ क्या हम लगन में जो देख सकते हैं, सिर्फ उच्च के ग्रह या कोई शुभ ग्रह, अगर केवल शुभ ग्रह हो या योग कारक बैठा हो लगन में, तब आपको अपने जीविका से खुशी मिलती है। वही देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर सिर्फ पाप ग्रह वहां पर विराजमान है, पाप से दृष्ट है, तो आप अपने प्रोफेशन में, जीविका में संतुष्टि नहीं पाते। तो ये हमारा आज का था लगन का एनालिसिस, समस्त कर्मों का और जीविका की हैप्पीनेस का। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे फिर अब द्वितीय भाव की करेंगे। अब ये खर चले जाएंगे, अब सिर्फ द्वितीय भाव को जगह जगह से एनालाइज हम करेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।